बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस दौरान वे अपनी पत्नी के साथ वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ हर चीज में राजनीति होती है। वैक्सीन सेंटर पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला पहुंचे। वैक्सीन लगवाने के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने एक नेता पर हमला करते हुए कहा कि जब वैक्सीन लगना शुरू हुई थी तो कहा गया कि प्रधानमंत्री को वैक्सीन सबसे पहले लगाकर उदाहरण पेश करना चाहिए। जब लगवा ली तो कहा गया कि प्रधानमंत्री ने 2 प्रदेशों में चुनाव को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन लगवाई है। अलावा ये मेरी जो नज़र है वो अर्जुन की जिस प्रकार थी मछली पे आँख, वैसे मेरी नज़र बंगाल पर है, उसके आसपास में देख रहा हूँ। थैंक यू। दीदी अभी साधारण बंगाल में आपका कोई क्राइटेरिया है कि लोगों में कुछ लोगों ने गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की। इस देश का दुर्भाग्य है कि हर चीज़ में राजनीति होती है। जब वैक्सीन लगाना प्रारंभ हुआ तो कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री को सबसे पहले लगा के और उदाहरण पेश करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लगाया, बोला आसाम का दुपट्टा पहन के हैं और केरल के सिस्टर से लगवाया। तो दोनों जगह चुनाव है तो चुनाव के लिए इलेक्शन को ध्यान में रखकर इंजेक्शन लगवाया। ये छोटी बुद्धि का जब विपक्ष होता है, जब इस प्रकार की बात करता है, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री की प्रशासनिक क्षमता को सारी दुनिया ने सराहा। विशेषकर WHO ने साफ शब्दों में कहा कि दूसरे देश प्रेरणा लेकिन किस प्रकार 130 करोड़ की आबादी वाले देश में कोरोना जैसी महामारी का नियंत्रण किया। एक तरफ थाली बजा रहे थे तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, पर यह नहीं पता था कि दूसरी तरफ हमारी सरकार वैक्सीन बनाने वाले लोगों को भी प्रोत्साहित कर रही थी। और आज ये हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीन अगर किसी देश में लगे हैं तो हमारे देश में लगे हैं, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वैक्सीन को किया है तो हमारे देश ने किया है। और इससे बड़ा संजीदा और इंसानियत का उदाहरण क्या हो सकता है कि पाकिस्तान को भी वैक्सीन हमारा देश प्रदान कर रहा है। तो जो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं हम, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ये उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हमारा विरोधी देश है और वो भी स्वस्थ रहे, वहाँ के नागरिक भी स्वस्थ रहें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा दिल है हमारे देश के प्रधानमंत्री का और हमारी संस्कृति और परंपरा का। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जनसैलाब हुआ और मोदी जी का जिस तरीके से वहाँ पर स्वागत हुआ, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं और चुनाव को लेकर क्या स्थितियाँ पड़? देखिए, बंगाल में एक तरफा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और मैं कह सकता हूँ कि देश की सबसे बड़ी सभाओं में से एक कलकत्ता की सभा हुई है। मतलब कोई 20 लाख बोल रहा है, कोई 15 लाख बोल रहा है। आधे कलकत्ता में जाम हो गया था। तो ये जो जनसैलाब आया है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, मोदी जी के प्रति विश्वास है। और लोगों को एक सपना है सोनार बंगला का, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने देखा था, तो स्वामी विवेकानंद ने भी एक जगह अपने उद्बोधन में कहा है। उस सोनार बंगला को यदि कोई बना सकता है तो लगता है लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी बना सकते हैं। और इसीलिए सारे बंगाल के अंदर एक लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। सियासी पतझड़ जो चल रहा है, कई नेता दूर करके अब बीजेपी में आ रहे हैं, पतझड़ के मौसम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रकृति में भी पतझड़ का मौसम है और बंगाल की राजनीति में भी पतझड़ का मौसम है। बंगाल में जो अच्छे लोग हैं, जो राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, वे टीएमसी से और कांग्रेस से और सीपीएम से दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। क्योंकि जो राजनीति में आता है उसका एक सपना होता है। निश्चित रूप से राजनीतिक व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है कि मैं आगे बढ़ूँ और साथ में देश भी आगे बढ़े, समाज भी आगे बढ़े, कैसे हम देश की सेवा कर सकें। तो लोगों को लगता है कि यदि कोई पार्टी है ऐसी और कोई नेता है ऐसा तो मोदी जी है, और पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। तो बहुत सारे दलों के लोग अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के माध्यम से बंगाल में एक विकसित प्रदेश बने बंगाल, उसके साथ जोड़ते हैं। राहुल गांधी का बयान सामने आने का कहना है कि सिंधिया अभी भी बीजेपी में रहकर सीएम नहीं बन सकता, अगर कांग्रेस में होकर मुख्यमंत्री जरूर बना दिया जाए। देखिए, राहुल जी को कोई सीरियस नहीं लेता और आप भी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया करें। अब बताइए कि ट्यूबलाइट तो भी थोड़ी देर में जल जाती है, तो राहुल जी की ट्यूबलाइट कितने दिनों बाद जली? जब आ गए, महीनों हो गए, उसके बाद जब उन्होंने बयान दिया। और मैं समझता हूँ कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन
इसलिए आप लोग गंभीरता से नहीं ले उसको। कह रहे हैं बीजेपी छोड़ के उन्हें कांग्रेस में आना ही पड़ रहा है। इस तरीके की अभी उनका कहने के लिए उनके जो दिल में है वो जुबान पे नहीं है, ऐसा उनका कहना है। पहले उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है कि हमारे यहाँ मैं कह सकता हूँ कि सबको संभालने की एक क्षमता है, और इसलिए एक बार सिंधिया जी आ गए तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना अच्छा वातावरण है पार्टी के अंदर कि छोड़ के जाने का सोच सकता है। बंगाल चुनाव के बाद क्या टाइगर एमपी में लौटेगा, फिर इंदौर में भी लौटेगा? देखिए, इंदौर तो कभी छूटेगा ही नहीं मेरे से, पर हाँ बंगाल के बाद अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगला दायित्व जो भी देंगे उसका निर्वहन करेंगे, पर अभी तो बंगाल एक चुनौती है और अभी तो उससे संघर्ष कर रहे हैं। सर, दो चीज़ें इसमें कि ये बंगाल में जो दूसरे टीएमसी और बाकी दलों के लोग जो बीजेपी शामिल कर रहे हैं, एक ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, क्योंकि आपके यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है बीजेपी में ऑलरेडी, और जब नए लोग आ रहे हैं तो एक असंतुष्टता का माहौल बनेगा बीजेपी में। थोड़ा बहुत बनता है, बाकी पार्टी अनुशासित है, और हमारे यहाँ जैसे कल ही में आया तो 3 लोगों को समझा कर आया, अभी टेलीफोन से 2-3 लोगों से बात की, तो थोड़ी तो जिस व्यक्ति ने मतलब ये सोच कर कि मुझे घोड़े में बैठना है और हल्दी लगा ले और उसके बाद कोई दूसरा घोड़े पे बैठ जाए तो थोड़ा असहज तो जरूर हो जाता है, पर हमारी एक ये है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा के प्रति लोग समर्पित हैं, तो हम उनसे बात करते हैं तो उसके बाद समझ जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज जी का बयान है कि अब टाइगर शिकार पर निकल गया है, इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? शिकार कब तक रहेगा और किस चीज़ का शिकार होगा? देखिए, मैंने तो उनका वीडियो देखा भाषण का, और बड़ा जोरदार बुलंदी वाला है कि अब कोई बचेगा नहीं, और अभी तो बिल्कुल फुल फॉर्म में है शिवराज जी, तो और लोग त्राही त्राही कर भी रहे, जो इस प्रकार के लोग तो भाग रहे इधर उधर, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल सही ट्रैक पे चले। सर, दूसरा अहम सवाल था, बंगाल में आप पे भी हमला हुआ है, वायलेंस बहुत हावी रहा है, पूरे चुनाव शुरू होने के पहले से ही वायलेंस इतना हावी रहा, आप भी शिकार हुए, अमित शाह जी के भी काफिले पे हमला हुआ, अब तो चुनाव शुरू हो चुका है, और जिस तरीके से दल बदल भी हो रहा है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जिस तरीके से कितना वायलेंट हो सकता है चुनाव, और आपकी क्या इसमें सोच रखते हैं, डिमांड है आपकी? देखिए, अब चुनाव आयोग आचार संहिता लगी, अब चुनाव आयोग का हस्तक्षेप है, तो थोड़ी सी जो मनमानी थी पुलिस को, हमें विश्वास है कि कम होगी, और अब जो पहले वायलेंस होता है ऐसा वायलेंस नहीं होगा, ऐसा लगता है हमें। देखिए, अभी कल ही एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का ट्रांसफ़र किया चुनाव आयोग ने, तो उससे थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा। जो एक जिनका टीएमसी के प्रति कमिटमेंट था, वे आइडेंटिफाई अधिकारी हैं, हम उनकी भी शिकायत चुनाव आयोग से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब वायलेंस का समय जा चुका है, पर पोलिंग के वक्त होगा तो वो हमें चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है कि नीडर हो के लोग मतदान कर सकें, हम ऐसा वातावरण बनाएंगे, सेंट्रल फोर्स लगाएंगे। सर, एक आखिरी चीज़, ये जो कोरोना काल भी बढ़ रहा है, बाकी बीजेपी भी व्यस्त है 5-6 जगह स्टेट में चुनाव पे, मध्य प्रदेश में चुनाव हो ना हो, किस प्रकार से देखते हैं नगरीय निकाय के? 1.5 साल से पहले विलम्ब हो चुका है इसमें। नहीं, अब ये बात तो सही है कि वापस फिर से मरीजों की संख्या इंदौर में बढ़ रही है, तो मध्य प्रदेश के लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा कि इसको लापरवाही से नहीं लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने खोया। अभी मैं नंदू भैया के यहाँ बैठ के आ रहा हूँ, हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, बड़े अच्छे साथी थे हमारे, और एक बड़े भाई जैसे हमसे स्नेह था, वो भी कोविड में चले गए। तो इस महामारी ने बहुत सारे लोगों को लीला है, तो हम समझते हैं कि लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। खान पान, व्यायाम और जो इसके प्रोटोकॉल हैं उसका सबको पालन करना चाहिए।